हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है, देश में एक दिन में लगे रिकॉर्ड 2.43 करोड़ टीके। और ये रिकॉर्ड बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म तिथि के अवसर पर एक दिन में 2.43 करोड़ से अधिक डोज लगाकर भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 31 अगस्त को 1.41 करोड़ डोज का रिकॉर्ड बनाया गया था। शुक्रवार के टीकाकरण के बाद भारत सभी यूरोपीय देशों को मिलाकर लगाई गई डोज से अधिक टीके लगाने वाला देश बन गया है। भारत की इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। 2 करोड़ डोज का आंकड़ा पार करने के बाद मांडविया ने ट्वीट करके कहा कि हमने अब कर दिखाया है, धन्यवाद हेल्थ वर्कर्स। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न्यू इंडिया का प्रतीक बताया है। नेक्स्ट न्यूज है, तालिबान को मान्यता देने से पूर्व विचार करे दुनिया। ये स्टेटमेंट दिया है नरेंद्र मोदी ने। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के तकरीबन 33 दिन के बाद भारत ने यह स्टैंड ले लिया है कि वह अपने दीर्घकालिक हितों को देखते हुए एक कट्टरवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले देशों में शामिल नहीं होगा। भारत के इस रुख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की दुशांबे पाकिस्तान में चल रही शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सामने रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन समावेशी नहीं है और इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठता है। उन्होंने वैश्विक समुदाय को भी सलाह दिया है कि तालिबान को मान्यता देने पर सोच विचार कर फैसला होना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में उग्रवादी हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। तालिबान को लेकर भारत का यह कड़ा रुख तब सामने आया है जब एससीओ के ही 3 बड़े सदस्य देश चीन, पाकिस्तान और रूस तालिबान की सत्ता को मान्यता देने को लेकर विमर्श कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि तालिबान की सत्ता को मान्यता देने को लेकर वैश्विक चेतावनी देने वाला भारत पहला देश बन गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि कई जीवन रक्षक दवाएं होंगी सस्ती, महंगे पेट्रोल डीजल से अभी राहत नहीं। जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में दवाओं समेत कई चीजों पर राहत देने का फैसला किया गया है, लेकिन अधिकतर राज्य पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में नहीं थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई इस बैठक में यह फैसला किया गया कि राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए वित्त वर्ष 2020-21 और चालू वित्त वर्ष 21-22 में जो कर्ज लिया गया उसकी भरपाई के लिए मार्च 2026 तक सेस कलेक्शन जारी रहेगा। जुलाई 2022 से मार्च 2026 तक सिर्फ क्षतिपूर्ति के मद के लिए गए कर्ज और उसके ब्याज के भुगतान के लिए सेस वसूले जाएंगे। वहीं रिफंड के क्लेम के साथ रद्द पंजीयन को फिर से बहाल करने के लिए आधार का इस्तेमाल अब अनिवार्य होगा। नेक्स्ट न्यूज है, न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारण से पाकिस्तान का दौरा रद्द किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को पहला वनडे मैच शुरू होने से ठीक पहले सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का अपना वर्तमान दौरा रद्द कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे एक तरफा फैसला करार देते हुए कहा कि मेहमान टीम की सुरक्षा को किसी तरह का खतरा नहीं था। न्यूजीलैंड क्रिकेट के इस फैसले के बाद इंग्लैंड का अगले महीने होने वाला पाकिस्तान दौरा भी खतरे में पड़ सकता है। समस्या तब शुरू हुई जब रावलपिंडी स्टेडियम में पहला वनडे शुक्रवार को समय पर शुरू नहीं हुआ और दोनों टीमें होटल के अपने कमरे में ही रहीं। इसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड वाइट ने बयान जारी किया कि उन्हें जो सलाह मिल रही थी उसे देखते हुए दौरा जारी रखना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि पीसीबी के लिए करारा झटका होगा, जो कि शानदार मेजबान रहा है, लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और हमारा मानना है कि यह जिम्मेदारी भरा विकल्प है। नेक्स्ट न्यूज है कि एटीएम से निकलेंगी दवाइयां, हर ब्लॉक में लगेगी मशीन। दूर दराज के गांवों और कस्बों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए भी अब 24 घंटे दवाइयां उपलब्ध होंगी। उन्हें बस ब्लॉक में लगे दवा एटीएम तक पहुंचाना होगा। देश के सभी 6000 ब्लॉक्स में ऐसी एटीएम मशीन लगाने की शुरुआत
होने जा रही है। शुक्रवार को आईटी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी ने इस काम के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की AMTZ नामक कंपनी से करार किया है। सीएससी के पहले से ब्लॉक स्तर पर आयुर संजीवनी केंद्र चल रहे हैं। दवा देने वाली एटीएम इन्हीं केंद्र पर लगाई जाएगी। इन केंद्रों पर गर्भाधारण, कोरोना जांच के साथ कई अन्य मेडिकल उपकरण भी रखे जाएंगे। उनके संचालन के लिए सीएससी के ग्रामीण उद्यमियों को अगले महीने से प्रशिक्षित किया जाएगा। सीएससी के माध्यम से गांवों में ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेटर मुहैया कराए जाएंगे। मामूली किराया देकर इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है शांति, लोकतांत्रिक और आतंक मुक्त अफगानिस्तान की जरूरत बताई गई है। भारत की चिंताओं से सहमत संघाई सहयोग संगठन ने शुक्रवार को स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और शांत अफगानिस्तान पर बल दिया है। इसके आतंक, नशे के कारोबार और हिंसा से मुक्त होने की आवश्यकता जताई है। अफगानिस्तान में सरकार के समावेशी न होने पर आपत्ति जताते हुए इसमें समाज के सभी वर्गों और पंथों को शामिल किए जाने की जरूरत बताई गई है। एससीओ के सभी सदस्य देशों ने एक स्वर में सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की है। एससीओ का संयुक्त घोषणा पत्र वार्षिक शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर जारी किया गया है। एससीओ सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति पर खास तौर से चर्चा की गई है। वहां पर सुरक्षा और स्थिरता की स्थिति में तत्काल सुधार की आवश्यकता जताई गई। कहा गया है कि वहां की सरकार में समाज के सभी वर्गों और पंथों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इससे अफगानिस्तान की स्थिति में सुधार में मदद मिलेगी। इस समय तालिबान की जो अंतरिम सरकार अफगानिस्तान में कार्य कर रही है उसमें शामिल 14 लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जारी आतंकियों की सूची में शामिल हैं। तालिबान की सरकार में कोई महिला और अल्पसंख्यक शिया हजारा समुदाय का व्यक्ति भी शामिल नहीं है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के लिए केंद्र को 8 नामों की सिफारिश की है। इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल का भी नाम है, जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। मुख्य न्यायाधीशों की सूची में त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील कुरैशी भी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता में हुई 3 सदस्यीय कोलेजियम की लंबी बैठक के बाद 5 मुख्य न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के अन्य 28 जजों के तबादले की भी सिफारिश की गई है। जस्टिस UU ललित और जस्टिस AM खानविलकर भी कोलेजियम में शामिल हैं। जजों के नामों पर चर्चा के लिए कोलेजियम की गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन बैठक हुई है। नेक्स्ट न्यूज है कि चीन से संबंधों के विकास के लिए सीमा विवाद का शीघ्र समाधान जरूरी, ये स्टेटमेंट दिया है जयशंकर ने। भारत और चीन के संबंधों के विकास के लिए पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े विवाद का शीघ्र समाधान जरूरी है। आपसी संबंधों की मधुरता के लिए सीमा पर शांति और यथास्थिति बनी रहना आवश्यक है। यह बात विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात में कही है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर फिर से वार्ता कायम करने की सहमति बनी है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में चल रहे संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में पहुंचे दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मसलों पर वार्ता हुई है। शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में भारत और चीन ने आधा रास्ता तय कर लिया है। यह रास्ता संबंधों में स्थिरता बनाए रखते हुए तय किया गया है। यहां तक पहुंचने के लिए दोनों देशों ने जल्द विवाद सुलझाने के नियमित बातचीत और प्रबंधन के तरीके का सहारा लिया है। नेक्स्ट न्यूज है साइबर सुरक्षा के लिए अपडेट रहे स्टेशन कमांडर, ये स्टेटमेंट दिया है भदौरिया ने। मध्य वायु कमान बमरौली में हुए कमांडर सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने सभी स्टेशन कमांडरों को साइबर सुरक्षा के प्रति अपडेट रहने को कहा है। बोले, बदलते दौर में साइबर का खतरा बढ़ गया है। सुरक्षा से जुड़ी हर गतिविधि और डाटा को सुरक्षित करें। सचेत किया है कि साइबर खतरों को पहचानें और उसके लड़ने की रणनीति पर काम करें।
मध्य वायु कमान में वार्षिक कमांडर सम्मेलन में पहुंचे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का कमान के एयर मार्शल RJ डकवर्थ ने स्वागत किया। कमांड मुख्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस सम्मेलन में लखनऊ, ग्वालियर, बरेली, आगरा आदि वायुसेना स्टेशनों के कमांडर शामिल हुए। कमांडरों को संबोधित करते हुए वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, इसके लिए जरूरी है कि सेना हर समय अलर्ट रहे। हथियार और लड़ाकू विमानों की तैयारी उच्च स्तर पर रखी जाए। मौजूदा समय में सेना के सामने साइबर सुरक्षा की बड़ी चुनौती है। इसके बारे में अपडेट रहने की जरूरत है। साइबर हमलों से बचने के लिए पहले से तैयार रहना होगा। हाल ही में बाढ़ राहत के लिए वायुसेना की ओर से किए गए कार्यों की उन्होंने सराहना की है। नेक्स्ट न्यूज है, IMF ने अफगानिस्तान के साथ संबंधों को किया निलंबित। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को निलंबित कर दिया है। उसने तालिबान सरकार की मान्यता पर स्पष्टता आने तक के लिए यह कदम उठाया है। IMF ने कहा है कि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार की मान्यता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्थिति साफ होने तक अफगानिस्तान के साथ उसका जुड़ाव निलंबित रहेगा। IMF ने कहा कि वह अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर बेहद चिंतित है। इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने वैश्विक समुदाय से इस देश में किसी मानवीय संकट को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। IMF के प्रवक्ता गैरी राइट्स ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारा जुड़ाव तब तक निलंबित रहेगा जब तक यहाँ की सरकार की मान्यता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्थिति साफ नहीं हो जाती। उन्होंने बताया, हम अफगानिस्तान में सरकार की मान्यता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निर्दिष्ट हैं और अभी हमारे पास कोई स्पष्टता नहीं है, इसलिए वहां IMF कार्यक्रम को रोक दिया गया है। फिलहाल यह देश IMF संसाधनों तक पहुंच हासिल नहीं कर सकता। गत 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद कई वैश्विक नेताओं ने ऐलान किया था कि वे तालिबान सरकार को मान्यता देने से पहले देखेंगे कि वह समावेशी सरकार और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर अपने वादों को पूरा करता है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटेन के साथ गठबंधन किसी देश के खिलाफ नहीं, ये स्टेटमेंट दिया है अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने साफ कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ नया त्रिपक्षीय गठबंधन किसी देश के खिलाफ नहीं है। इसका मकसद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून आधारित व्यवस्था को बनाए रखने का है। अमेरिका का यह बयान गठबंधन को लेकर चीन की आलोचना के बीच आया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के AUKUS गठबंधन का ऐलान बुधवार को किया गया था। यह माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में नई चुनौतियों का मुकाबला करने और चीन के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने के लिए यह गठबंधन बनाया गया है। चीन ने इस त्रिपक्षीय गठबंधन की तीखी आलोचना की है। उसने गुरुवार को कहा कि अमेरिका क्षेत्र में शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाना चाहता है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने चीन की तीखी प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर कहा, यह गठबंधन किसी देश के बारे में नहीं है, यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारे रणनीतिक हितों और शांति व स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट न्यूज है, राजस्थान में बाल विवाह अवैध मगर सरकार ने रजिस्ट्रेशन किया अनिवार्य। राजस्थान में बाल विवाह अवैध है मगर इसका रजिस्ट्रेशन सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। दरअसल विधानसभा में शुक्रवार को विरोध के बीच राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण विधेयक 2021 पारित किया गया। इसके तहत यदि शादी के वक्त लड़की की उम्र 18 साल से कम और लड़के की उम्र 21 साल से कम है तो माता पिता को उनकी शादी के 30 दिन के भीतर इसकी सूचना रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देनी होगी। भाजपा ने इस विधेयक का विरोध किया और कहा कि इससे बाल विवाह भी वैध हो जाएंगे। बहस के दौरान सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है। इस बीच भाजपा विधायक विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर बाहर निकल गए। हालांकि वह कुछ देर बाद वे वापस आ गए। बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन पर विपक्ष के विधायकों ने सवाल उठाते हुए विधेयक को वापस लेने की मांग की, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन का मतलब उन्हें वैधता देना नहीं है। बाल विवाह करने वालों के खिलाफ उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी कार्रवाई की जाएगी।
नेक्स्ट न्यूज़ है, विवादों के बाद ग्लोबल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हुई बंद। विश्व बैंक समूह ने अनियमितताओं के आरोप के बाद विभिन्न देशों में निवेश के माहौल पर अपनी कारोबारी सुगमता रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का फैसला किया है। चीन के वरीयता क्रम को बढ़ाने के लिए 2017 में कुछ शीर्ष बैंक अधिकारियों द्वारा कथित रूप से दबाव बनाने के कारण डाटा अनियमितताओं की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया है। जिन लोगों ने अनियमितता का दबाव बनाया था उनमें बैंक की तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टीना जॉर्जीवा भी शामिल थी। वर्तमान में वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक हैं। विश्व बैंक समूह ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि पिछली समीक्षाओं के निष्कर्षों, ऑडिट और बैंक के कार्यकारी निदेशक बोर्ड की ओर से शुक्रवार को जारी रिपोर्ट सहित कारोबारी सुगमता पर अब तक उपलब्ध सभी सूचनाओं की समीक्षा करने के बाद विश्व बैंक समूह प्रबंधन ने कारोबारी सुगमता रिपोर्ट को बंद करने का फैसला किया है। बयान में कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक समूह विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को आगे बढ़ाने और सरकार को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व बैंक ने बयान में कहा है कि आगे हम व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करने के लिए एक नए नजरिए पर काम करेंगे। हम अपने उन कर्मचारियों के प्रयासों के लिए अत्यधिक आभारी हैं जिन्होंने व्यापार जलवायु एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम के साथ काम किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, एचडीएफसी बैंक 1 लाख और गांवों में करेगा विस्तार। देश के ग्रामीण बाजार को लेकर अब निजी बैंकों का नजरिया भी बदलने लगा है। देश के सबसे बड़े निजी कर्जदाता एचडीएफसी बैंक की भावी विस्तार योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बैंक अभी देश के 1 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं दे रहा है। अगले 2 वर्षों के दौरान बैंक कम से कम 2 लाख गाँवों में विस्तार करेगा। जहां जरूरत होगी वहां बैंक नए ब्रांच खोलने का काम सर्विस सेंटर का भी इस्तेमाल करेगा। एचडीएफसी बैंक के ग्रुप प्रमुख राहुल शुक्ला ने दैनिक जागरण को बताया कि बैंक निकट भविष्य में देश के हर जिले में उपस्थिति दर्ज कराने के लक्ष्य से बढ़ रहा है। अगर योजना पर उम्मीद के अनुसार काम हुआ तो 18 माह से 24 माह के भीतर 2 लाख गांवों में बैंक किसी न किसी माध्यम से उपस्थित होगा। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है एडिटोरियल पेज। हिंदुत्व के खिलाफ खौफनाक विश्वन, ये जो एडिटोरियल पेज पर आर्टिकल है ये हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वित्तीय समावेशन की मजबूत मुहिम, इसे हम देखते हैं और ये आर्टिकल लिखा है अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी ने। मुश्किलों के दौर से गुजर रहे देश के दूरसंचार क्षेत्र के लिए गत 15 सितंबर को केंद्र सरकार ने जिन सुधारों की घोषणा की उनसे इस क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। इससे देश में डिजिटल ढांचा मजबूत होने, डिजिटल सुविधाएं बढ़ने और डिजिटल इंडिया मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने में सफलताएं मिल सकती हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें बता रही हैं कि भारत में आम आदमी के साथ साथ उद्योग जगत और बैंकिंग क्षेत्र के लिए डिजिटल सुविधाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के संगठन नेस्कॉम के पहले क्लाउड सम्मेलन को संबोधित करते हुए इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकेणी ने कहा कि भारत डिजिटल सुविधाओं और डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। कोरोना महामारी के बाद के परिदृश्य में दुनिया भर की सरकारें डिजिटल ढांचे को लेकर भारत के अनुभवों से सीखने में बहुत रुचि दिखा रही है। दुनिया के बड़े सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म में गिने जाने वाले आधार, यूपीआई तथा कोविन भारत की ही देन है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग द्वारा पिछले दिनों प्रकाशित डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा वैश्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के डिजिटल सुविधा मानकों में भारत को ऊंची रैंकिंग मिली। इसमें शामिल दुनिया की 143 अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार की पारदर्शिता, औपचारिकताएं, संस्थागत प्राविधान और सहयोग, कागज सहित व्यापार एवं सीमा पर कागज रहित व्यापार जैसी मुख्य व्यवस्थाओं के मापदंड पर भारत ने 90.32% अंक हासिल किए हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि इसी 3 सितंबर को जो अकाउंट एग्रीगेटर यानी कि AA लॉन्च किया गया है वह देश में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए 1
और मील का पत्थर बन गया है। अब हमारी सहमति से हमारा तमाम वित्तीय कामकाज अकाउंट एग्रीगेटर कर सकेगा, साथ ही हमारा वित्तीय डाटा भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। वस्तुतः अकाउंट एग्रीगेटर हमारे वित्तीय डाटा के न्यासी या ट्रस्टी होते हैं। वे हमारी सहमति के बाद ही हमारे डाटा का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में अकाउंट एग्रीगेटर की मदद से वित्तीय संस्थानों को डिजिटल रूप से वित्तीय जानकारी साझा करने, आम लोगों और छोटे कारोबारी बैंकों से बिना किसी परेशानी के कर्ज हासिल कर सकते हैं। यह माना जा रहा है कि देश में अकाउंट एग्रीगेटर निवेश और ऋण के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को अपने वित्तीय रिकॉर्ड तक आसान पहुंच और नियंत्रण मिल सकता है। बैंकिंग में अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली देश के 8 सबसे बड़े बैंकों के साथ शुरू की गई है। अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली ऋण और धन प्रबंधन को बहुत तेज और किफ़ायती बना सकती है। ऐसी सुविधा देने वाले कई अकाउंट एग्रीगेटर होंगे और उपभोक्ता अपनी मर्जी से उन्हें चुन सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सहयोग की संभावनाएं। ताजिकिस्तान की जो दुशांबे में संघाई सहयोग संगठन हुआ है उसमें उसकी 2 न्यूज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि श्रीधरन होंगे जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष। बीसीसीआई ने तमिलनाडु के पूर्व बल्लेबाज श्रीधरन शरत को जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बोर्ड ने अंडर 19 टूर्नामेंट के साथ घरेलू सत्र शुरू होने से केवल 1 सप्ताह पहले नई जूनियर चयन समिति गठित की है। चयन समिति के अन्य सदस्यों में पंजाब के पूर्व ऑलराउंडर किशन मोहन, बंगाल के पूर्व तेज गेंदबाज राणा देव बोस, गुजरात के पूर्व बल्लेबाज पार्थिव पटेल और मध्य क्षेत्र के पूर्व गेंदबाज हरविंदर सिंह सोडी शामिल हैं। तो ये आज का यानी 18 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।